अभी फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट पढ़ी। लिखा था कि पाकिस्तान में जब किसी सुंदर लड़की या फिर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन अगले कई दिनों तक उस कब्र की पहरेदारी करते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अक्सर कुछ ऐसा होता है कि अवसर पाकर या मौका मिलते ही कुछ लोग वहां आते हैं और उस शव को यानी कि उस डेड बॉडी को कब्र से निकाल कर उसके साथ अपनी यौन कुंठा निकालते हैं, यानी हवस निकालते हैं। यानी इसे अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो बलात्कार करते हैं। उस पोस्ट को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या ये कोई परंपरा है या फिर एक सामाजिक बुराई या कोई महामारी या बीमारी या फिर कोई ऐसा डर कि अगर उस सुंदर लड़की या महिला की कब्र की पहरेदारी न की जाए तो वहाँ कोई शैतानी आत्मा या फिर कोई भूत प्रेत आकर उस मृत शरीर को अपने साथ ले जाता है, या फिर कोई जादू टोना करके या जादू टोना करने वाले उन शवों का उपयोग करते होंगे। क्या ऐसा सिर्फ सुंदर लड़की या सुंदर महिला की डेड बॉडी के साथ ही होता होगा, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की डेड बॉडी के साथ भी हुआ होगा या होता होगा? इस विषय पर कम से कम मुझे तो याद नहीं कि मैंने पहले शायद ऐसा कभी सुना हो या फिर अपने आसपास के माहौल में ऐसी कोई घटना घटित हुई हो। लेकिन जब मैंने गूगल गुरु से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो शुरुआत में तो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि इस विषय पर किस तरह से प्रश्न पूछूं या फिर क्या लिखूं जिससे कि उसका उत्तर मुझे सीधे सीधे मिल सके, या फिर कुछ उसी प्रकार का कोई घटना के बारे में कोई जानकारी मिल सके। लेकिन जब मैंने यूं ही एक आधा अधूरा वाक्य गूगल पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक ऐसी खबर आई जिसे देखकर कुछ देर के लिए तो मैं हैरान हो गया। लेकिन उसके बाद फेसबुक की उस पोस्ट और गूगल की इस खबर को लेकर इंटरनेट पर और अधिक सामग्री खोज पड़ताल करना मेरे लिए कुछ आसान भी हो गया और फेसबुक की उस खबर की पुष्टि भी हो गई। नमस्कार, मैं अजय चौहान, लाइव नॉलेज में आप सबका स्वागत है। खोज करते करते मेरे सामने एक ऐसा शब्द आया जो सीधे सीधे बता रहा था कि यह एक प्रकार की बीमारी है जो नेक्रोफिलिया के नाम से कहलाती है। मैंने जब उस नेक्रोफिलिया शब्द का हिंदी अनुवाद जानना चाहा तो पता चला कि इसको हिंदी में शव कामुकता कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि कोई व्यक्ति किसी लड़की या महिला से एक तरफा प्यार करता है या उसे चाहता है, लेकिन वह लड़की उसे ना तो चाहती है और ना ही उसकी तरफ देखती है। जब मैंने नेक्रोफिलिया के विषय में विस्तृत जानकारियां जुटानी शुरू की तो पता चला कि यह ना तो कोई परंपरा है और ना ही कोई काल्पनिक कहानियां या कहानियों का संसार, बल्कि ये तो एक प्रकार की बीमारी है जो न सिर्फ इंसानों में बल्कि स्तनधारी जानवरों, पक्षियों, सरीसृप जानवरों और मेंढकों तक में भी देखी जाती है। विज्ञान और मनोविज्ञान के जानकारों ने इस विशेष प्रकार की आदत या फिर इच्छा कह लो इसको, तो इसके बारे में नेक्रोफिलिया शब्द दिया है और बताया है कि अगर कोई किसी शव के साथ अपनी कामुकता को शांत करना चाहता है तो उसकी उस आदत को नेक्रोफिलिया कहा जाए। दरअसल दुनिया के सामने नेक्रोफिलिया शब्द को रोजमेन और रेजिक नाम के दो विद्वानों ने सन 1989 में मानसिक रोग के 34 मामलों का अध्ययन करने के बाद दिया और उससे जुड़े कुछ उदाहरण देकर ये भी बताया कि नेक्रोफिलिया के शिकार यानी शव प्रेमी या फिर यूं कहें कि उस मृतदेह के साथ कामुकता की हद तक पार जाने वाले व्यक्ति कई कारणों से लाश के साथ अपनी कामुकता को शांत करने की कोशिश करते हैं। उन विद्वानों ने इसे नेक्रोफिलिया नाम दिए जाने के विषय में भी बताया कि ग्रीक भाषा में नेक्रो का मतलब होता है शव यानी कि लाश, और फिलिया का मतलब है प्यार, मोहब्बत। इस तरह दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द नेक्रोफिलिया बना गया। यानी नेक्रोफिलिया का मतलब है मरे हुए लोगों की देह के साथ अपनी कामुकता को शांत करके आनंद हासिल करना। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में इस बीमारी को कुकर्म से जुड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक विकृति के रूप में मान लिया।
रोजमैन और रेजिनक के अनुसार कभी कभी एक ऐसे साथी की याद जो न तो उन्हें अस्वीकारे और न ही उनका विरोध करे, ऐसा करीब 68% में देखा जाता है। इसके अलावा दूसरे कारण के तौर पर एक प्रेमी के साथ पुनर्मिलन की इच्छा का कारण भी 21% तक पाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नेक्रोफिलिया से ग्रसित लोगों में लाशों के प्रति यौन आकर्षण के मामले में 15% तक देखे गए, जबकि अकेलापन दूर करने से संबंधित मामलों में ये संख्या 15% थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मरे हुए व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार जमा कर उसके प्रति अपना आत्मसम्मान बढ़ाने की चाह में ऐसे लोगों की संख्या 12% तक देखी गई। अगर हम सीधे सीधे कहें तो नेक्रोफिलिया का मरीज व्यक्ति यानी कि नेक्रोफिलिया से ग्रसित व्यक्ति उस शव के साथ या शव के प्रति कामुकता का आकर्षण महसूस करता है, और कभी कभी तो कुछ लोग इस चाहत के चलते उस लड़की या उस औरत की हत्या तक भी कर देते हैं, फिर उसके शव के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर वह महिला जिंदा न भी मिले तो उसे मारकर उसकी लाश के साथ भी अपनी यौन कुंठा को शांत करते हैं। इसमें उन्हें कोई गम नहीं होता। हालांकि इसमें सिर्फ पुरुष ही नेक्रोफिलिया के शिकार होते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शोध में यह दावा किया गया है कि इसमें 10 में से 9 नेक्रोफिलिया के शिकार पुरुष हैं तो 1% महिलाएं भी हैं। सन 1979 में घटित एक घटना के अनुसार अमेरिका की करेन ग्रीनली नामक की एक महिला ने यह स्वीकार किया था कि उसने कैलिफोर्निया के सेक्रामेंटो में मेमोरियल लॉन मोर्चुरी यानी मुर्दाघर में जहां वो कार्य करती थी या जहां वो नौकरी करती थी, करीब 40 से भी ज़्यादा पुरुषों की लाशों के साथ, जहां लाशें इकट्ठी की जाती थी मुर्दाघर में, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। इस विषय पर भले ही मुस्लिम देशों से सबसे अधिक आंकड़े आते हों, लेकिन हमें यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में भी सन 2006 में इसी प्रकार की एक घटना या एक मामला नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के रूप में आ चुका है। पश्चिमी देशों और खासकर पाकिस्तान या अन्य मुस्लिम देशों से या फिर मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों से इस प्रकार की घटनाओं या खबरों को कई बार देखा जा चुका है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या है या क्यों है? कोई किसी धर्म या समुदाय विशेष की परंपरा है या फिर एक सामाजिक बुराई या फिर कोई मानसिक रोग? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि नेक्रोफिलिया एक मृतदेह के साथ पैथोलॉजिकल आकर्षण से जुड़ा विशेष मानसिक रोग है जो अक्सर संभोग में उसके साथ जुड़ने की इच्छा का रूप लेता है, जैसे कि जीवित अवस्था में होता है। अब मनोवैज्ञानिकों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह बीमारी सामान्य रूप से हमारे समाज में बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हर 10 लाख व्यक्तियों में से एक में हो सकती है। लेकिन अगर हम इसमें इस्लामी समुदाय के आंकड़ों को देखें तो इस्लाम में हर 10वां व्यक्ति नेक्रोफिलिया का शिकार माना गया है। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या नेक्रोफिलिया नामक यह बीमारी सिर्फ आज ही की पीढ़ी में देखने को मिलती है या फिर इतिहास में भी इसके कोई उदाहरण है? तो अगर हम यहाँ भारत की किसी ऐतिहासिक घटना को नेक्रोफिलिया से जोड़कर या उदाहरण देकर पेश करें तो अधिकतर लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, जबकि भारत के मध्यकालीन इतिहास में नेक्रोफिलिया से जुड़े 1 या 2 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जो हमारे सामने हैं। लेकिन उन तथ्यों और आंकड़ों पर खुद हमने ही कभी गौर नहीं किया और ना ही उन्हें नेक्रोफिलिया जैसी बीमारी से जोड़कर देखा और ना ही किसी ने इसका प्रचार भी किया। तो भारत की ऐसी किसी ऐतिहासिक घटना पर बात करने की बजाय पहले यहाँ सीधे सीधे मिस्र की साम्राज्ञी क्लियोपैट्रा के विषय में बात करना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी विदेशी ऐतिहासिक घटना को तथ्यों के साथ पेश करेंगे तो सभी को आसानी से विश्वास हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो मिस्र की साम्राज्ञी क्लियोपैट्रा ने अपनी मौत खुद ही चुनी थी, और जो मौत उसने अपने लिए खुद चुनी थी उसमें उसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। आखिर ऐसा
क्या हुआ कि एक महिला नग्न अवस्था में अपने स्तन पर सांप से डसवाने को विवश हो गई। दरअसल क्लियोपेट्रा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि जिस फौज ने उसके देश मिस्र पर हमला किया है वे कोई और नहीं बल्कि इस्लामिक फौज के लोग हैं। इसलिए उसने अपने स्तन पर सांप से कटवाया ताकि उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाए, और जब पूरे शरीर पर जहर फैल जाएगा तो उसके इन्फेक्शन के डर से कोई भी शत्रु उसकी मृतदेह के साथ बर्बरता वाला कामुक कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जानती थी कि इस्लामिक फौज के वहशियों का क्या ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतिहासकारों ने इस घटना के विषय में आगे लिखा है कि मिस्र की साम्राज्ञी क्लियोपाट्रा के पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। बावजूद इसके उसके शव के साथ उस इस्लामिक फौज के लोगों ने 3000 बार बलात्कार किया। क्लियोपेट्रा की मौत की उस तरह ही भारत में भी नेक्रोफिलिया रूपी ये समस्या मुगलों के आक्रमणों के दौर में सैकड़ों बार देखी गई। हालांकि अब भी यदा कदा उसके उदाहरण देखने को मिल ही जाते हैं। भारतीय इतिहास में नेक्रोफिलिया के उदाहरण एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में आज भी हम देखने को पढ़ने को मिल जाते हैं, जिसमें सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमणों के समय सबसे अधिक देखा गया था। इसी प्रकार से बार बार होने वाले मुगलों के आक्रमणों के चलते अचानक भारत में महिलाओं के द्वारा जौहर और सती होने जैसी कुप्रथाओं ने भी जन्म ले लिया, लेकिन इस विषय पर विस्तार से ना तो चर्चा हो सकी और ना ही कोई जानता या जानना चाहता। अब अगर हम भारतीय इतिहास के मुगलकालीन दौर में घटित घटनाओं को नेक्रोफिलिया से जोड़कर देखें तो उससे जुड़े कुछ प्रमुख उदाहरण देखें तो हमें सीधे सीधे रानी पद्मावती और रानी संयोगिता के जौहर से जुड़ी उन ऐतिहासिक घटनाओं की याद ताज़ा करा देती है। इस विषय पर चर्चाएं तो बहुत हुई होगी या होती भी है कि रानी पद्मावती ने लड़कर मरने की बजाय जौहर की घटना को क्यों चुना, लेकिन आज के प्रश्नकर्ताओं को इसका कारण भी जान लेना चाहिए कि खिलजी और उसके साथी इस्लामिक दरिंदों की फौज के विषय में रानी पद्मावती ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर लड़ते हुए उसने उसकी अन्य साथियों ने जान दे भी दी तो उनकी मृतदेह के साथ क्या होने वाला है। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयुक्ता को भी मालूम था कि मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन उन हजारों हिंदू महिलाओं की मृतदेह के साथ भी कुकर्म के साथ अपनी कुंठा निकालेगा। यही कारण था कि संयुक्ता ने भी उन हजारों हिंदू महिलाओं के साथ जौहर कर दिया, और जब कुतुबुद्दीन उस किले के अंदर पहुंचा तो उसे वहां उन महिलाओं की चिताओं की ठंडी राख ही मिली जिनके लिए वह युद्ध कर रहा था। नेक्रोफिलिया से जुड़ी ऐसी तमाम ऐतिहासिक घटनाओं में चाहे मिस्र की साम्राज्ञी क्लियोपाट्रा हो, रानी पद्मावती हो, या फिर रानी संयुक्ता, या फिर कब्र में दबी किसी सुंदर लड़की या महिला की लाश, अब अगर हम नेक्रोफिलिया से जुड़ी इतिहास की मात्र एक दो घटनाओं का ही उदाहरण देकर इसे छोड़ दे तो यह भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र इतिहास में कई बार आया है। ग्रीक के एक इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है कि प्राचीन मिस्र में असाधारण सुंदर महिलाओं के शवों के साथ भी कई बार इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। यदि हम सैन्य संघर्षों और युद्धों में विजय और पराजय के बीच नज़दीकी इतिहास की कुछ अन्य घटनाओं का उदाहरण देखें तो 15वीं शताब्दी के दौरान फ्रेंच आर्मी के एक सेना नायक गिल्स डी रईस के द्वारा भी युद्ध में विजय होने के बाद पीड़ितों के शवों का यौन शोषण करने का उदाहरण मिलता है। सन 1990 में न्यूयॉर्क के एक अमेरिकी सीरियल किलर आर्थर शॉक्रॉस ने भी 11 लोगों की हत्या के बाद नेक्रोफिलिया का उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसके अलावा सन 1994 के आसपास रवांडा में हुए नरसंहार के दौरान भी महिलाओं के शवों के साथ इसी प्रकार के व्यवहार की सूचनाएं मिलती थी। ठीक इसी प्रकार से अन्य कई देशों में भी इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हो चुकी है। अब अगर हम नेक्रोफिलिया जैसे एक गंभीर मानसिक रोग या इसके रोगी को रोकने या उसे सजा देने के लिए बने कानूनों और न्याय व्यवस्था की बात करें तो भारत की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में संभवतः ऐसा नया या पुराना दंडात्मक प्रावधान है ही नहीं।
हालांकि जानकार मानते हैं कि इस प्रकार की किसी घटना में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को भी लागू किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इसके लिए कई देशों ने अपने अपने कानूनों में कुछ विशेष प्रावधानों को जोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा आती है कि नेक्रोफिलिया से पीड़ित व्यक्ति पर अपराध साबित ही नहीं हो पाता है, तो फिर उसे सजा कैसी? इसलिए अब तक वे सीधे सीधे बच निकलते रहे। उदाहरण के तौर पर यहाँ अमेरिका और पाकिस्तान की दो अलग अलग घटनाओं का जिक्र भी किया जा सकता है, जिसमें से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले मोहम्मद फरमान और अली फरमान नाम के दो सगे भाइयों से जुड़ी सन 2011 की एक घटना का उदाहरण दिया जा सकता है। उन दो भाइयों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने करीब 150 मुर्दों को कब्र से निकाल कर खाया था। इस अपराध के लिए पाकिस्तान के कानून में कोई विशेष प्रावधान न होने की वजह से उन्हें कब्र से छेड़छाड़ के अपराध में 2-2 वर्षों की सज़ा दी गई थी। लेकिन 2 वर्षों के बाद वे फिर से बाहर आ गए और कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर से इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया। ठीक इसी प्रकार से करेन ग्रिनली द्वारा कैलिफोर्निया में की गई वो घटना भी उस समय एक प्रकार के अपराध की श्रेणी में नहीं मानी जा रही थी। इसलिए उस महिला पर केवल चोरी करने और अंतिम संस्कार में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाकर उसे दोषी ठहराया गया और मात्र 255 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना और 11 दिन की जेल में रहने की सज़ा सुनाई गई थी। और तो और रिहाई के बाद उस महिला को अपनी उसी नौकरी पर फिर से बहाल भी कर दिया गया। तो अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।